आज मैं श्रीमती इंदिरा सिंह कक्षा 11 के इतिहास विषय के लेसन है हमारा संस्कृति के टकराव का पठन पाठन कार्य करेंगे। जैसे कि हमारा लेसन है संस्कृतियों का टकराव, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों कि 15वीं से 17वीं शताब्दी ये उस समय की बात है जब 15 से 17वीं शताब्दी चल रही थी और यूरोप के जो देश थे उनमें आपस में क्या चल रहा था कि अपने व्यापार को एक देश से दूसरे देश से आगे निकलने की होड़ चल रही थी। तो उस समय क्या हुआ, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के जो देश थे उन देशों में क्या चल रहा था कि समुद्र के द्वारा साहसिक यात्राएं करने की होड़ लगी हुई थी। तो समुद्र की जो साहसिक यात्रा वो क्यों कर रहे थे, जिससे कि उन्हें चांदी और मसाले प्राप्त होते थे। तो वो क्या कर रहे थे, समुद्र से साहसिक यात्राएं कर रहे थे, यानी जोखिम वाली यात्राएं कर रहे थे और वहाँ से क्या करते थे कि मसाले और चांदी अपने देश को ले जाया करते थे। उसके बाद ये जो साहसिक यात्राएं थी ये किसने की, सबसे पहले जो इसका आरंभ किया वो आरंभ किया था पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन दोनों देश ऐसे थे कि वो समुद्र की सारी यात्राएं करके जोखिम वाली यात्राएं करने के बावजूद भी वो अन्य देशों से सोना चांदी और मसाले अपने देश को ले जाते थे। इसके अलावा वो क्या कर रहे थे, नए नए देशों की खोज कर रहे थे। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, समुद्र की यात्राएं करनी प्रारंभ कर दी और उसके साथ साथ क्या करना शुरू कर दिया, नए नए प्रदेशों की खोज करनी प्रारंभ कर दी। एक काम इन्होंने किया था, इन्होंने क्या किया कि अपने पोप से, पोप किसको कहते हैं, जो अपने धर्म के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, धर्माधिकारी होते हैं, उन्होंने उनसे अनुमति ले ली थी कि हमें यह अनुमति दे दी कि जिन राज्यों की हम खोज कर रहे हैं, जिन प्रदेशों की हम खोज करेंगे, उन प्रदेशों पर हमारा राज्य होगा। उसके लिए वो क्या करते थे, उन पर अपना राज्य करते थे और उन राज्यों के जो आम जनता होती थी उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। ऐसे ही आपने नाम सुना होगा कोलंबस। कोलंबस का पूरा नाम क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था एक साहसिक व्यक्ति था, उसका जो व्यक्तित्व था और वो हर समय क्या कर चाहता था कि कुछ ना कुछ खोज करने में लगा रहता था। इसके लिए वो क्या करता, कितना भी जोखिम उसको डालना पड़े अपने लिए, लेकिन हर समय वो कोई ना कोई नई खोज करने में लगा रहता था। तो उसने क्या किया, उसने भी समुद्री यात्राएं की, ऐसी यात्राएं की और यात्रा करने के बाद 1492 ईस्वी में उसने क्या किया कि अपने यूरोप से उसने किधर की तरफ चलना शुरू कर दिया, पूर्व की ओर। पूर्व की ओर चलने के बाद उसे क्या हुआ कि वो पहुंचा उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में पहुंचा और वहाँ पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, उसने इंडीज़ की खोज की। ध्यान देंगे बच्चे, इंडीज़ की खोज की और इंडीज़ की खोज करने के बाद उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैंने इंडिया की खोज कर ली। लेकिन बाद में जब देखा गया कि वो इंडिया नहीं पहुंचा, बल्कि वो कहाँ पहुंच गया, वो पहुंचा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। तो इसलिए कहा जाता है कि कोलंबस ने किसकी खोज की, एक नई दुनिया की खोज की और वो था अमेरिका। अब आता है कि जिस तरह की वो जो यात्री थे, जो इस तरह की समुद्री यात्राएं कर रहे थे, अब आते हैं हम किसकी तरफ, दक्षिण अमेरिका की तरफ। अब दक्षिण अमेरिका की तरफ क्या हुआ, एक कैरेबियन समूह है, द्वीप समूह है और एक आता है ब्राज़ील द्वीप समूह। ब्राज़ील द्वीप समूह और कैरेबियन द्वीप समूह जो है वो दक्षिण अमेरिका में मिले और वहाँ पर क्या आता है, दूसरा मिला मैक्सिको। ये दूसरे दो द्वीप समूह मिले और उन द्वीप समूह के आसपास छोटे छोटे समुदाय उभर रहे थे, या ये कह सकते हैं कि इन द्वीप समूह के आसपास छोटे छोटे समुदाय वहाँ पर विकसित हो रहे थे और अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बच्चे देखेंगे कैरेबियन द्वीप समूह के समुदाय, उसमें हमारा आता है अरावाकी समुदाय, लिखा भी है, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में कि कैरेबियन द्वीप समूह के अरावाकी समुदाय के बारे में हम अब पढ़ेंगे। पहला है अरावाकी समुदाय के जो नागरिक थे उनका व्यवसाय क्या था, या अपना जीवन जो व्यतीत कर रहे थे वो किसके तरह कर रहे थे, या तो खेती करते थे, पशुपालन करते थे या शिकार करना, ये उनके मुख्य व्यवसाय थे और इन्हीं व्यवसाय के माध्यम पर वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। अरावाकी समुदाय के लोग क्या करते थे, मिलकर खाद्य उत्पादन, उनका कार्य क्या था कि अपने खाने के लिए अपना खाद्य उत्पादन करना। तो केवल एक व्यक्ति नहीं या एक परिवार के सदस्य नहीं, बल्कि क्या करते थे, उस समुदाय के जितने भी नागरिक होते थे वो सभी मिलकर क्या करते थे, अपने पूरे समुदाय के साथ मिलकर खाद्य का उत्पादन, यानी कि अपने लिए खाने की जो सामग्री होती थी उसका उत्पादन करते थे।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अरावाकी कुशल नौका निर्माता थे। मैं आपको बता दूं, क्योंकि समुद्री यात्राएं चल रही थी और समुद्री यात्राओं के लिए जो ये थे अरावाकी लोग थे, वो क्या करते थे, जो उनका जो द्वीप था वो क्या था, चारों तरफ उनके पानी था, इसलिए उनके लिए नाव का होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए अरावाकी लोग जो थे नौका के निर्माता माने जाते हैं। इसके लिए वो क्या करते थे, आपने पेड़ देखे हैं, पेड़ के जो खोखले तने होते हैं उन खोखले तनों को वो क्या करते थे, उन खोखले तनों से डोंगियाँ बनाते थे। डोंगियाँ किसको कहते हैं कि एक साथ जोड़ देना, क्याई को एक साथ जोड़कर और उसको नाव का रूप दे दिया करते थे, इस तरह की डोंगियाँ बनाते थे। साथ ही साथ अरावाकी लोग परलोक में विश्वास करते थे, रूढ़िवादी थे। उनका विश्वास था कि लोक परलोक होता है, यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं स्वर्ग नर उसका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो इसलिए उनका विश्वास था कि लोक भी होता है और परलोक भी होता है, मरने के बाद भी जो हम जाएंगे हमें दूसरे लोक में जाना पड़ता है। अरावाकी लोगों में बहु विवाह प्रथा थी, एक व्यक्ति एक विवाह नहीं करता था, बल्कि सबको छूट थी कि एक व्यक्ति कई विवाह भी कर सकता है। अरावाकी लोगों का जो स्वभाव था वो बहुत ही सरल था। ये सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, झगड़ा नहीं करते थे। यदि कोई झगड़ा हो जाता था उसको बातचीत से निपटाना, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि बातचीत के आधार पर ही अपने झगड़े को निपटाया करते थे। इसी का फ़ायदा उठाकर स्पेन ने क्या किया, स्पेन चांदी की खोज करने निकले हुए थे, है ना, बहुत सी समुद्री यात्राएं कर रहे थे। तो स्पेन ने क्या करना शुरू कर दिया कि अरावाकी लोगों से क्या करना शुरू कर दिया, उनसे हेल्प लेते थे, सहायता मांगते थे, काय के लिए, चांदी की खोज करने के लिए। और अरावाकी लोग बिना कुछ कहे अपने स्वभाव के मुताबिक क्या करते थे, उनकी सहायता चांदी की खोज करने में भी करते थे। अरावाकी लोग को सोने से कोई विशेष लगाव नहीं था, सोने के आभूषण बहुत कम पहनते थे। हालांकि इनके साथ वो क्या करते थे, चांदी की खोज करवाते थे, लेकिन सोने चांदी के आभूषण पहनने का उन्हें शौक नहीं था, उसके प्रति उनका लगाव नहीं था, बल्कि वो क्या करते थे, पत्थर के या मनके के जो आभूषण होते थे उनको वो बड़े शौक से पहनते थे। ये उनका कार्य होता था। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा मध्य अमेरिका के राज्य। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था अरावाकी समुदाय। अब ये आता है हमारा कि मध्य अमेरिका की कौन कौन से राज्य थे, जो मैंने आपको मैप में बताया था, एज़टेक, माया और इंका समुदाय। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे एज़टेक समुदाय। यहाँ पे आता है हमारा एज़टेक समुदाय। एज़टेक समुदाय जो है हमारा, जैसे कि देखिए, मैक्सिको की घाटी में स्थित है और इस घाटी का नाम किस पर पड़ा, मैक्सिली राजा। जो उनके राजा थे उनका नाम मैक्सिली था और मैक्सिली राजा के नाम पर ही इनका इस घाटी का नाम पड़ा। राजा जो होता है सूर्य के देवता का प्रतिनिधि। मैं बच्चों आपको बता दूं कि जो एज़टेक लोग थे वो क्या करते थे, सूर्य देवता यानी कि सूर्य की पूजा करते थे। और जो राजा होता था उनको, उस राजा को वो क्या कहते थे कि वो राजा नहीं, बल्कि आम आदमी नहीं, बल्कि कौन है, हमारे जो सूर्य जो देवता हैं उनका प्रतिनिधि पृथ्वी पर आया है। एज़टेक समुदाय का आधार ग्रामीण। ग्रामीण से मतलब क्या है, एक तो शहरी जीवन होता है, एक ग्रामीण जीवन होता है। तो एज़टेक समुदाय के जो लोग थे उनका जो आधार था, रहन सहन, खान पान, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, वो सब कैसा था, जिस तरह से एक ग्रामीण समुदाय का जीवन होता है इस तरह का जीवन वो व्यतीत करते थे। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है कि वो क्या करते थे, एज़टेक समुदाय के लोग अन्य जाति के या अन्य राज्य के जो लोग होते थे उन पर आक्रमण करते थे और उन पर आक्रमण करके क्या करते थे, उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया करते थे। साथ साथ क्या करते थे, अपने राज्य का विस्तार करते रहते। परास्त जो जातियां होती थी, जो राज्य होते थे, जिन राज्यों को, जिन जातियों को वो परास्त कर दिया करते थे, उनसे वो क्या करते थे, नजराना वसूल करना। आपने सुना होगा कि टैक्स वसूल करना, लेकिन यहाँ पे हमारा मतलब टैक्स से नहीं है। यानी कि जो राज्य हार जाया करते थे एज़टेक लोगों से युद्ध में, वो लोग एज़टेक समुदाय के लोगों को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी उपहार कह सकते हैं, तोहफा कह सकते हैं, है ना, कुछ धनराशि कह सकते हैं, कोई वस्तु कह सकते हैं, है ना, ऐसे। तो वो क्या करते थे, नजराने के रूप में, उपहार के रूप में, तोहफे के रूप में उनको देते थे। एज़टेक जो समुदाय था उसका जो राज्य था वो था श्रेणीबद्ध। श्रेणीबद्ध से मतलब क्या है, एक तो था अभिजात वर्ग, दूसरा था अन्य वर्ग। अब मैं आपको बताती हूँ कि अभिजात वर्ग में कौन लोग आते थे। अभिजात वर्ग में आते थे पुरोहित, अध्यापक और सैनिक।
यानी कि इन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। पुरोहित, सैनिक और अध्यापक ये आते थे अभिजात वर्ग में, यानी कि उच्च कुल में। जो उच्च कुल में, जो इन कुल में व्यक्ति प्राप्त जो था, यानी कि कोई बच्चा पैदा होता था वो स्वतः ही अभिजात वर्ग में आ जाता था, यानी कि इनको उच्च कुल प्राप्त होता था, उन्हें कहा जाता था अभिजात वर्ग। अन्य वर्ग से मतलब क्या, जो अन्य व्यक्ति होते थे, चाहे वो श्रमिक हो या कोई हो, वो आता था अन्य वर्ग में। 2 तरह के वर्ग होते थे, ठीक है। व्यापारी को विशेष अधिकार प्राप्त थे। वहाँ पर एज़टेक समुदाय में व्यापारी को विशेष अधिकार प्राप्त होते। क्यों? क्योंकि व्यापारी क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाया करते थे। तो राजा इनसे क्या कराता था, या तो राजदूत का कार्य कराते थे या गुप्तचर विभाग का कार्य उनसे कराते थे। क्योंकि व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता था, तो एक राज्य यदि दूसरे राज्य को कोई भी अपना मैसेज देना चाहता था तो वो राजदूत का कार्य करते थे। एक राज्य से दूसरे राज्य की सूचनाएं जो होती थी वो आकर राजा को देते थे। इसलिए इन व्यापारी को राज्य में विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। नेक्स्ट आता है कि एज़टेक समुदाय के जो लोग थे उनका व्यवसाय क्या था। एज़टेक समुदाय के लोगों का व्यवसाय था खेती करना। और किसकी खेती करते थे? मक्का और आलू की। बच्चों मैं आपको बता दूं, अमेरिका में आलू की और मक्का की खेती जो है वो मुख्य मानी जाती है। हमारे यहाँ जो आलू है वो वहीं की उपज समझिए, ठीक है। भूमि का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति को नहीं होता था, बल्कि इस भूमि की जो कृषि योग्य भूमि होती थी उसका पूर्ण स्वामित्व किस पर होता था? वहाँ के रहने वाले हर जो कुल होता था, जो समुदाय होता था, उस व्यक्ति पर होता था। अब आता है कि वो शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। एज़टेक समुदाय के लोग बहुत आगे निकल चुके थे और वो क्या करते थे? शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। जैसे शिक्षा, अभिजात वर्ग के जो बच्चे होते थे उनको, उनका जो शिक्षा केंद्र था वो था कालमेघ। जो शिक्षा केंद्र था जहाँ पर उनको शिक्षा दी जाती थी उसे कहा जाता था कालमेघ संस्थान। और वहाँ पर जो अभिजात वर्ग के बच्चे होते थे उनको कैसे शिक्षा दी जाती थी? सैनिक की, योद्धा की या धार्मिक नेता बनने की शिक्षा दी जाती थी। अन्य वर्ग, जैसे मैंने आपको बताया कि अन्य वर्ग, दूसरा वर्ग आता था अन्य वर्ग। इनके जो बच्चे होते थे उनको दी जाती थी तपोकली। तपोकली संस्थान है, ये देखिए तपोकली संस्थान होता था और तपोकली नामक संस्थान में उन लोगों को शिक्षा दी जाती थी। और इनके बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती थी? इतिहास, यानी कि जो समय बीत चुका था, इतिहास क्या था, या उस समय के जो पुराण थे उनकी शिक्षा देना, या उत्सवी गाने। मैं आपको बच्चे बता दूं कि ये क्या होता था कि जितने भी समुदाय होते थे, चाहे वो एज़टेक हो, माया हो, इंका हो, सब समुदाय के लोग क्या करते थे? इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती करना। और जब भी वो खेती करते थे, बीज बोते थे, फसल पक जाती थी, उसको काटते थे, तो वो क्या करते थे? उत्सव मनाते थे, है ना। और उत्सव मनाते समय वो क्या करते थे? गाने आदि गाया करते थे। इसलिए जो अन्य वर्ग के बच्चे होते थे उनको केवल उत्सवी गाने की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद आता है हमारा माया समुदाय। अभी हमने पढ़ा है एज़टेक समुदाय, उसी का दूसरा समुदाय आता है हमारा माया समुदाय। माया समुदाय का जो आधार था, जैसे मैंने आपको बताया, एज़टेक का जो आधार था वो क्या था? ग्रामीण। लेकिन माया समुदाय का आधार जो था वो शहरीकरण था, यानी कि शहर पर, जिस तरह से शहर पछावा होता है और उसी तरह से उनका रहन सहन, खान पान, वो जो सब था वो क्या था? उनका आधार था शहरीकरण। उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि लोक परलोक में विश्वास करते थे, लेकिन इन लोगों की अपनी विचारधारा ऐसी नहीं थी। तो उनका जो आधार था, जीवन का जो आधार था वो क्या था? शहरीकरण पर आधारित था। एज़टेक की अपेक्षा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एज़टेक समुदाय के लोग क्या करते थे? दूसरे राज्य के या दूसरे समुदाय के जो लोग होते उन पर आक्रमण करते थे और अपने राज्य का विस्तार करते थे। लेकिन इसमें क्या था कि माया समुदाय के लोगों के पास इतनी शक्ति नहीं थी, यानी कि राजनीतिक शक्ति के क्षेत्र में उनके एज़टेक की अपेक्षा उनके पास शक्ति कम थी। यानी कि वो किसी दूसरे समुदाय से ना तो लड़ सकते थे और ना ही अपने राज्य की रक्षा कर सकते थे। अब आता है कि माया समुदाय के लोगों का व्यवसाय जो था, मुख्य व्यवसाय था खेती। मैं आपको बता दूं, जितने भी समुदाय हैं, चाहे वो एज़टेक हो, माया हो, इंका हो, अरावाकी, सबका व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय था कृषि। अब इनका व्यवसाय क्या था? कुशल एवं उन्नतिशील खेती करना। इनका मेन जो कार्य था उनका था कि अपनी कृषि को और ज़्यादा उन्नत बनाना, और उन्नत बनाने के साथ साथ क्या करना? अपनी खेती को कुशल बनाना। इसके लिए वो क्या करते थे कि अपनी खेती को उन्नतशील बनाने के लिए शहर में उत्सव मनाते थे।
यानी कि एक जगह सभी लोगों को इकट्ठा करने के बावजूद कृषि से संबंधित जो कार्य होते थे उनको समझाते थे। प्रत्येक शहर में केंद्रीय उत्सव होता था। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ भारत में जब कृषि होती है तो जैसे बैसाखी का त्यौहार बनाते हैं। बैसाखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस समय हमारी जो फसल होती है वो उगकर तैयार हो जाती है। ऐसे ही माया समुदाय के लोग जब उनकी खेती जो थी फसल पककर तैयार हो जाती थी या काटते थे, उस समय वो क्या करते थे? उत्सव मनाते थे। उनके लिए क्या होता था? केंद्रीय उत्सव, यानी कि उनका जो शासनकर्ता होता था उनका एक क्षेत्र होता था जिसे केंद्रीय उत्सव कहा जाता है, और वहाँ पर पूरे समुदाय के लोग इकट्ठा होते थे। उसके लिए उनके पास क्या होता था? एक बड़ा सा चौक होता था, और बड़ा चौक में क्या होता था? ये उस उत्सव को मनाने के लिए वहाँ पर बाजार आदि, जैसे मेले लगते हैं ना, जैसे बैसाखी का मेला लगता है, ऐसे उस बड़ा चौक में क्या करते थे? उत्सव मनाते थे। साथ ही साथ वहाँ पर बाजार, जैसे कि बच्चों के लिए बाजार या मेला लगता है, इस तरह के त्यौहार करते थे। माया समुदाय के लोगों का मुख्य आधार कृषिकरण था, यानी कि उनका पूरा जो जीवन था वो कृषि पर ही आधारित था। और उनकी कृषि क्या होती थी? आलू और मक्का। फसल काटना बोना ये उनके धार्मिक क्रियाकलाप होते थे, यानी कि उनकी फसल अच्छे से उग जाए या बोते समय या काटते समय वो क्या करते थे? कुछ पूजा पाठ यानी कि धार्मिक क्रियाकलाप भी करते थे। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता थी, यानी कि उनके पास प्रकृति के से जो सुविधाएं होती हैं वो प्रचुर मात्रा थी। यही कारण था कि वो अपने कृषि को कुशल और उन्नतिशील बना लिया करते थे। परंतु उनकी जो लिपि थी चित्रात्मक, लिखने का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए क्या था? अपने लिपि, उनकी जो लिपि होती थी वो चित्रात्मक होती। चित्रों के माध्यम से वो अपनी बातों को उन चित्रों में उतार दिया करते थे, और उन चित्रों से ही इस सभ्यता संस्कृति का हमें पता चलता है। इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, केवल चित्रों के माध्यम से इसका पता चलता है। इनका समुदाय जो है वो भी हमारे अन्य समुदाय की तरह ही वहाँ पर पनप रहा था। जैसा कि इसमें क्या था कि कला उच्च कोटि की थी। मैं आपको बता दूं कि इंका समुदाय के जो लोग थे वो बहुत ही कला निपुण थे, जैसे कि बुनाई करना या मिट्टी के जो बर्तन होते थे वो उच्च कोटि के बनाते थे। इसलिए कहा जाता है कि इंका समुदाय के लोग जो थे वो कला के क्षेत्र में उच्च कोटि की कुशलता रखते थे। नेक्स्ट आता है कि राज्य केंद्रीकृत था। मैं आपको केंद्रीकृत क्या होता है कि जहाँ पर पूरे राज्य के अधिकार और नियम केवल राजा के पास होते हैं। राज्य का जो शासन होता है केवल राजा के अनुसार चलता है, राजा की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता, उसे कहते हैं केंद्रीयकृत शासन। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखेंगे आप, संपूर्ण शक्ति राजा के पास, यानी कि इंका समुदाय के जो राजा होते थे उनके पास पूरे समुदाय की शक्ति होती थी, यानी कि उनकी सहायता के लिए अन्य कर्मचारी, अन्य वर्ग होता था, मंत्री होते थे, लेकिन राजा की अनुमति के बिना कोई भी नियम कानून नहीं बदला जा सकता था। तो इसे कहा जाता है संपूर्ण शक्ति राजा के अधीन होना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लेखन प्रणाली का अभाव। तो इंका समुदाय के लोगों को लेखन प्रणाली का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन अपने उस लेखन प्रणाली के बिना अब वो हिसाब कैसे रखते थे उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हिसाब रखना, या ये कह सकते हैं कि गणितीय हिसाब कैसे होता था, उसके लिए वो क्या करते थे? डोरियों पर गांठें, डोरियों पर गांठें कैसे? जैसे रस्सी होती है, जो रस्सियाँ होती थी उन रस्सियों पर वो गांठें लगाते थे, और वो गांठें लगा के क्या करते थे? गुप्त संकेत देते थे अपने से दूसरे व्यक्ति को, गुप्त संकेत। और वो गांठें लगाने का जो तरीका होता था वो उनका अलग तरीके का होता था। तो डोरे के हिसाब से वो क्या करते थे? डोरे पर गांठें लगाते थे और उससे अपना गणितीय हिसाब करते थे। साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति को अपना गुप्त संकेत देते थे उन गांठों के या डोरियों के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुशल राजमिस्त्री। वहाँ का जो वर्ग था, एक वर्ग कौन सा हो गया? वो वर्ग हो गया जो प्रशासन संबंधी कार्य करता था। दूसरा वर्ग कौन सा हो गया? जो मजदूर वर्ग कह सकते हैं या श्रमिक वर्ग कह सकते हैं। तो वहाँ का जो श्रमिक वर्ग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कुशल राजमिस्त्री। कुशल राजमिस्त्री से मतलब क्या है? एक वर्ग वो होता है जो क्या होता था? प्रशासन संबंधित, यानी कि राजा की सहायता करने के लिए जो अन्य मंत्री होते थे, अन्य लोग होते थे, वो प्रशासन संबंधी कार्य देखते थे। अन्य जो वर्ग होता है वो होता था राजमिस्त्री, यानी कि जो श्रमिक वर्ग होता है। वो श्रमिक वर्ग क्या करता था? जो उनके राज्य में भवनें होते थे, जो चट्टानें होती थी, जो पहाड़ होते थे, उनको काट कर क्या करते थे? सुंदर सुंदर भव्य मंदिर वो भवन बनाया करते थे। या उस समय जो था, उस समय के जो राजमिस्त्री थे वो कुशल राजमिस्त्री थे और भव्य निर्माण या भव्य बनाने का कार्य वो करते थे।
इंका समुदाय के जो लोग थे उनका व्यवसाय था आलू और मक्का की खेती। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि दक्षिण अमेरिका के जितने भी समुदाय थे सबका व्यवसाय केवल मक्का की खेती करना और आलू की खेती करना उनका मुख्य कार्य होता था। अब बताएं कि इंका समुदाय के जो लोग थे उनकी भाषा क्या थी, ये देखेंगे क्वेंचुआ। ध्यान देंगे बच्चे, ये है क्वेंचुआ भाषा, यानी कि चाहे प्रशासन संबंधित हो, चाहे राजा हो, चाहे राजा के अन्य सहयोगी हो, कोई पदाधिकारी हो या जन समुदाय किसको कहते हैं, जो आम जनता होती है, आम लोग होते हैं, तो सब क्या करते थे, केवल क्वेंचा भाषा का ही प्रयोग करते थे और वहाँ की यह भाषा क्वेंच भाषा जो थी वो मुख्य भाषा मानी जाती थी। देखिए बेटा, मैंने आपको पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझाया। मैप के माध्यम से मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमारे उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से क्षेत्र थे जहाँ पर इस सभ्यता संस्कृति का टकराव था। अब मैं आपको कुछ इस लेसन के महत्वपूर्ण बिंदु बता रही हूँ जिनको आप अच्छे से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे और अपने नोटबुक में नोट करके रखेंगे, क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके इस लेसन से संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को खत्म करेंगे। जैसा कि यूरोप वासियों की खोज और यात्रा, हमारे लेसन में क्या था कि यूरोप वासी जो थे खोज यात्राएं, समुद्री यात्रा कर रहे थे, तो उससे क्या हुआ कि दक्षिण अमेरिका व कैरिबियन लोगों को, अब मैं आपको बता दूं जिनका हमने वर्णन किया है आपके सामने, कैरिबियन और दक्षिण और उत्तरी अमेरिका, उन लोगों का यूरोप का पता ही नहीं था। और उनको यूरोप का कब पता चला, जब यूरोप वासियों ने समुद्री यात्राएं करनी प्रारंभ कर दी और वो लोग जब यहाँ पहुँचे तब इन दक्षिण अमेरिका के लोगों को पता चला कि यूरोप नामक भी कोई जगह है जहाँ से एक सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ है। नेक्स्ट आता है कि 1380 ईस्वी में दिशा सूचक यंत्र, जिसे कि हम कंपास बोलते हैं, ठीक है, उसका आविष्कार हो चुका था। और वो क्या कार्य करता है कि वो दिशाओं का ज्ञान कराता है। जब समुद्री यात्राएं होनी प्रारंभ हो गई तो 1380 में 14वीं ईस्वी में क्या था, दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो गया। और जब उसका आविष्कार हो गया तो जितने भी यूरोप के समुद्री यात्री थे उनको क्या होने लगा, दिशाओं का अच्छे से ज्ञान होना प्रारंभ हो गया। तो इससे से क्या हुआ कि उनकी यात्राएं जो थी इस यंत्र के द्वारा और ज़्यादा आसान होनी प्रारंभ हो गई और लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया और अन्य लोग उससे प्रेरित होकर समुद्री यात्राएं करने लगे। जहाज़ों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि जब दिशा सूचक यंत्र आ गया तो उससे अन्य लोगों को, क्योंकि यात्राएं आसान हो गई, तो अन्य लोग भी जब यात्राएं करने प्रारंभ कर दी तो अब जो जहाज़ थे, अब जहाज़ों की गुणवत्ता में वृद्धि हो गई। इसके लिए मैं आपको बता दूं, पहले छोटे जहाज़ होते थे, अब बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण होने लगा। यात्रा वृत्तांतों का वर्णन, आपको पता है कि जो यात्राएं हो रही थी तो जो लेखक के जो राइटर होते हैं, अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, यूरोप निवासियों की जो यात्राएं थी, समुद्री यात्राएं थी, उन यात्राओं का उन्होंने वर्णन करना शुरू कर दिया, वृत्तांत लिखने से प्रारंभ कर दिए। इससे क्या हुआ कि यूरोप के अन्य लोगों के पास भी यात्राओं के वर्णन जाने से, उस यात्रा से उन्हें क्या लाभ होता है, उस यात्रा से कौन कौन से नए नए प्रदेशों की रचना हो रही है, कौन कौन से नए प्रदेश खोजे जा रहे हैं, इसका पता भी चलने लगा। तो क्या हुआ कि अन्य लोग भी उससे प्रेरित होना प्रारंभ हो गए। भूगोल की पुस्तक यानी कि ज्योग्राफी की पुस्तक टोलेमी का आविष्कार किया गया और उस टोलेमी नामक पुस्तक जो थी उसमें क्या किया गया कि यात्राओं का पूरा वर्णन, कि किस तरह से यात्रा होनी चाहिए, यात्रा करने के बाद कौन कौन से प्रदेशों की जानकारी हुई है, इस सब का वर्णन किया गया। इससे भी अन्य लोगों के अंदर जिज्ञासा जागृत हुई कि हमें भी समुद्री यात्राएं करनी चाहिए और समुद्री यात्रा करने के बाद लोगों में इससे क्या हुआ कि यात्राओं की जिज्ञासा बढ़नी प्रारंभ हो गई। अब इन यात्राओं में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुर्तगाल और स्पेन, ये दो प्रदेश ऐसे थे कि सबसे पहले इन्होंने यात्राएं आरंभ की, समुद्री यात्राएं इन्होंने ही आरंभ की थी और पुर्तगाल और स्पेन ही इन समुद्री यात्राओं में हमेशा अग्रणी या आगे रहे। 14वीं और 15वीं शताब्दी में मध्य यूरोप की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। मैं आपको बता दूं क्यों अर्थव्यवस्था खराब हो गई। एक तो क्या था कि सब लोग यात्राएं करने प्रारंभ कर दी, दूसरी बात था कि क्या था, विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। उस विश्व युद्ध के होने से की संभावनाएं बढ़ गई थी। साथ ही क्या हुआ कि प्लेग एक महामारी होती है, प्लेग वो बीमारी होती है जो चूहों से होती है। तो क्या हुआ कि प्लेग जो थी उस समय क्या था कि उस समय दवाइयाँ बहुत कम होती थी, है ना, इलाज नहीं हो पाते थे। तो प्लेग महामारी जो बीमारी जो थी एक वो, और जो था युद्ध, यूरोप में जो युद्ध हो रहे थे उनके कारण क्या हुआ कि ज़्यादातर यूरोप के जो मध्य यूरोप था उसकी अर्थव्यवस्था खराब होती चली गई। मसाले में सोने चांदी की खोजों में नए नए प्रदेशों की खोज होने लगी।
अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेन और पुर्तगाल और अन्य प्रदेश क्या करते जा रहे थे, सोने चांदी और मसाले की खोज कर रहे थे। और सोने चांदी के मसालों की खोज करने के कारण क्या हो रहा था, उन्हें अन्य प्रदेशों की जानकारी या उनकी खोजें भी हो रही थी। उसी का परिणाम है कि कोलंबस ने 33 दिन लगातार समुद्री यात्रा की और 33 दिन समुद्री यात्रा करने के बाद कोलंबस ने एक नई दुनिया की खोज करी। मैंने आपको बताया था इंडीज़ बताया था मैंने आपको। उसने इंडीज़, जिसको उसने कहा कि मैंने इंडिया की खोज कर ली है, वो इंडिया की खोज नहीं थी बल्कि एक नई दुनिया की खोज थी, जिसको कि हम अमेरिका, मैंने आपको बताया था कि दक्षिण अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी। यही आज हम उसको किसके नाम से जानते हैं, नई दुनिया की खोज के नाम से जानते हैं। नमस्कार। देखें, मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह से यूरोप के यात्री जो थे या यूरोप के जो देश थे वो क्या कर रहे थे, समुद्री साहसिक यात्राएं कर रहे थे। अभी मैंने आपको बताया है कि कोलंबस ने भी क्या किया था कि इंडीज़ यानी कि अमेरिका की खोज की थी। यहाँ देखिए संसार का मैप आपके सामने है बेटा। ये आपका एशिया आता है, ये हमारे यूरोप का क्षेत्र आता है, ये हमारा उत्तरी अमेरिका और ये आता है हमारा दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर हमारा अफ्रीका है और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राज़ील, इन दो जगह पे ये जो दो द्वीप समूह थे, उन द्वीप समूह में क्या हुआ कि छोटे छोटे, यहाँ पर देखिए कि छोटे छोटे समुदाय जो थे वो पनप रहे थे। पनपने के साथ क्या था कि वो अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे थे, ये वाला क्षेत्र आता है हमारा। ठीक है, यहाँ इसे बात बहुत ध्यान से देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है कि हमारा कैरिबियन द्वीप समूह है, ये हमारा ब्राज़ील, ये सारा आता है हमारा दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, देखिए यहाँ पर है कि छोटे छोटे जो द्वीप थे, जो समुदाय थे वो पनप रहे थे। जैसे हमारा एज़टेक आता है, यहाँ माया समुदाय आता है, यहाँ हमारा इनका समुदाय आता है। ये समुदाय जो है ये क्या कर रहे थे, यहाँ पर पनप रहे थे और अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि संस्कृति का टकराव कैसे हुआ। इसमें मैंने आपको सारे समुदाय बताए, अरावाकी बताया, एज़टेक बताया, माया बताया, इनका समुदाय बताया। साथ में मैंने आपको बताया कि किस तरह से यूरोपवासियों ने समुद्री यात्राएं की। आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, जो भी मैंने आपको नोट्स दिए हैं, आप उन नोट्स को देखिए, उनको पढ़िए, लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। जो भी आपके इससे संबंधित क्वेश्चन है वो आपके सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएँ हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ें और उन्नति करते रहें। मेरी तरफ से शुभकामनाएं।